नमस्कार, प्रतियोगिता संकुल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लोक सेवा आयोग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? लोक सेवा आयोग के बारे में। इसके बारे में हम एकदम आसान भाषा में हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं कि लोक सेवा आयोग के अंदर हम दोनों की बात करेंगे, साथ साथ में आरपीएससी की भी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आरपीएससी जो राज्य लोक सेवा आयोग है, और साथ में यूपीएससी की भी बात करेंगे। यूपीएससी की भी हम बात करेंगे क्योंकि इन दोनों का गठन, नियुक्तियां, कार्य, लगभग सारी प्रक्रियाएं एकदम समान होती हैं। तो इनको साथ में पढ़ते चलेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जिस प्रकार से राज्य लोक सेवा आयोग राज्य में काम करता है, उसी प्रकार संघ लोक सेवा आयोग केंद्र सरकार के साथ भर्तियां और नियुक्तियां करने का कार्य करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे संविधान के भाग 14 में। कहां पर? संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान है। इसके अंदर दोनों ही शामिल है, यूपीएससी और आरपीएससी, यानी राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 से 323 तक हम एक एक अनुच्छेद में पढ़ेंगे कि इनका गठन कैसे होता है और इनकी नियुक्तियां कौन करता है, इनको पद से कौन हटाता है, इनकी शक्तियां क्या होती हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, आयोग के खर्चे कौन देता है, राज्य सरकार देती है, केंद्र सरकार, ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं या राज्यपाल को। इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 के पार्ट ए में, यानी 315(1) में संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूपीएससी कहते हैं, तथा राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, जिसे हम स्टेट पीसीएस भी कहते हैं। अनुच्छेद 315(2) में प्रावधान है संयुक्त लोक सेवा आयोग, जिसे हम ज्वाइंट पीसीएस भी कहते हैं, यानी दो राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग। तो 315 में संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा तथा राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा। इसके बारे में प्रावधान है। अब अनुच्छेद 316 की बात करते हैं। तो 316 में लोक सेवा आयोग का गठन किन से मिलकर होगा, यानी अध्यक्ष व सदस्य कितने होंगे, इन अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, इनका कार्यकाल क्या होगा, इनको पद से हटाने की प्रक्रिया या त्याग पत्र देने की प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे 316(1) की। अनुच्छेद 316(1). अनुच्छेद 316(1) के अनुसार किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य दोनों को नियुक्त कौन करता है? उस राज्य का राज्यपाल। यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य दोनों को संबंधित राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। जबकि यूपीएससी की हम बात करें तो यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को नियुक्त कौन करता है? तो इनको नियुक्त करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अब आगे बात करेंगे हम कि संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होते हैं और उनकी योग्यता क्या होती है। तो इसके बारे में आपको बता दें, ये स्पेशल ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य संख्या और उनकी योग्यता तथा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्य संख्या और उनकी योग्यता का संविधान में कोई लिखित प्रावधान यानी उल्लेख नहीं है। इसका निर्धारण राष्ट्रपति व राज्यपाल करते हैं, परंतु इतना लिखित है कि जितने भी सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग हो, उसमें आधे सदस्य यानी 1/2 सदस्य भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक कार्य कर चुके हों। यानी जिस दिन वो संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष बनाए जाते हैं, उस तारीख तक उनको 10 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। आगे बात करेंगे हम कार्यकाल की। तो कार्यकाल के बारे में क्या बताया है? संविधान के अनुच्छेद 316 में, यानी 316 के पार्ट 2 में यूपीएससी के लिए कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष, और स्टेट पीसीएस या ज्वाइंट पीसीएस के लिए कार्यकाल है 6 वर्ष या 62 वर्ष।
6 वर्ष या 62 वर्ष, जो पहले हो। जो पहले हो का मतलब यहाँ है कि इनका कार्यकाल तो 6 वर्ष का ही होता है। कितना होता है? कार्यकाल तो 6 वर्ष का ही होता है दोनों के लिए, परंतु यदि यूपीएससी का अध्यक्ष व सदस्य है तो उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले, यानी 6 वर्ष पूरा होने से पहले अगर वह 65 साल का हो जाता है तो वह अपने पद से त्याग पत्र देगा। और अगर राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले अगर 62 वर्ष का हो जाता है तो भी वह अपने पद से त्याग पत्र देगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 316। अनुच्छेद 316 में क्या है? लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य। अनुच्छेद 316 यानी अध्यक्ष और सदस्य होते हैं जो लोक सेवा आयोग के। यहाँ हम दोनों की बात कर रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों की। यदि उसका अध्यक्ष और सदस्य एक बार पद से त्याग पत्र देता है या उसका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है तो उसके पश्चात वह उस पद पर दोबारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, यानी पुनर्नियुक्ति का पत्र नहीं होगा। अगला पॉइंट है पद मुक्ति, यानी वो अपने पद से त्याग पत्र कैसे दे सकता है। तो संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का प्रावधान संविधान के अनुसार अनुच्छेद 317 के पार्ट 1 और 3 में है। उनको हटाने का तरीका, उस तरीके के अधीन रहते हुए वह सदस्य या अध्यक्ष जो त्याग पत्र देना चाहता है वह संबंधित राज्य के राज्यपाल को हस्ताक्षर सहित पत्र लिखकर अपने पद से त्याग पत्र देगा। ये तो तब होगा जब वो स्वयं त्याग पत्र देना चाह रहा हो, तब वह संबोधित राज्यपाल को हस्ताक्षर सहित पत्र लिखकर अपने पद से त्याग पत्र देगा। परंतु यदि लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य या अध्यक्ष क्या हो, दोषी हो तो उसे राष्ट्रपति उसके पद से हटाएगा। और वो हटाने की प्रक्रिया क्या है उसका संपूर्ण उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 317 में है। कहाँ है? 317 में। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी बात यह है कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, परंतु उनको पद से हटाता कौन है? उनको पद से हटाते हैं राष्ट्रपति। तो ये जरूरी इनका जो अंतर है वो ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 317(1) की। 317(1) में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 145 के तहत जांच करवाता है, यानी अगर किसी भी सदस्य अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत मिले, क्या मिले? शिकायत कि वह दोषी है, उसे पद से हटाया जाए, तो ऐसी स्थिति में शिकायत मिले तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 145 के तहत उसकी जांच करवाता है पहले। और वो जांच जब करवाता है तो सुप्रीम कोर्ट अगर जांच के पश्चात रिपोर्ट अपनी राष्ट्रपति को सौंपता है और अगर उस रिपोर्ट में वह सत्य दोषी पाया जाता है, यानी वो दोषी पाया जाता है, तो राष्ट्रपति आदेश जारी कर उसे अपने पद से हटाता है। क्या करता है? राष्ट्रपति आदेश जारी कर उसे पद से हटाता है, चाहे वह यूपीएससी का अध्यक्ष हो या सदस्य हो तथा किसी भी राज्य का लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य हो। हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति की है। अनुच्छेद 317(2) में क्या है? सुप्रीम कोर्ट में जांच के दौरान निलंबन, यानी अगर किसी सदस्य या अध्यक्ष के खिलाफ जांच चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उस समय उसको उस पद पर नहीं रहने का अधिकार है, तो उसे निलंबित किया जाएगा। तो निलंबित कौन करेगा? तो अगर वह संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का अध्यक्ष व सदस्य है तो उसे निलंबित करेगा राष्ट्रपति। परंतु किसी राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य है तो उसे निलंबित कौन करेगा? उस राज्य का राज्यपाल। तो ये यहाँ पर जरूरी डिफरेंस है दो, कि नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, निलंबित उसे पद से राज्यपाल करेगा, परंतु हटाएगा कौन? हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 317 की, यानी उन्हें किस आधार पर हटा सकता है। एक तो हटा सकता है उन्हें सिद्ध कदाचार का दोषी पाए जाने पर, सिद्ध कदाचार का दोषी पाए जाने पर हटाया जाएगा उसे। लेकिन इसके अतिरिक्त भी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से बिना जांच के आधार पर स्वयं भी हटा सकता है उसे। और वो कैसे हटा सकता है, किस आधार पर हटा सकता है, उसकी बात करेंगे।
तो उसमें पहला हटाए जाने का कारण है यदि अध्यक्ष या सदस्य न्याय निर्णय में दिवालिया हो, यानी वह निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो, दिवालिया हो गया हो, तो उसे पद से हटा सकता है। दूसरा क्या है? दूसरा है अगर वह अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त किसी लाभ पर नियोजन में शामिल हो, यानी जिस पद पर उसे नियुक्त किया गया है उस पद से अलग होकर वो किसी ऐसे कार्य में शामिल है, किसी ऐसे कार्य में शामिल है जहां से उसे बेनिफिट हो रहा है, यानी किसी बिजनेस में या किसी भी ऐसे निगम में शामिल है जहां से उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। तीसरा आधार क्या है? यदि राष्ट्रपति को लगे कि वह मानसिक या शारीरिक रूप से कार्य करने में अक्षम है, यानी मानसिक या शारीरिक रूप से वह सक्षम नहीं है उस पद पर कार्य करने में, तो राष्ट्रपति उसे आदेश जारी कर हटा सकता है। तो ये 317(3) है। अब हम अगली बात करेंगे कार्य करने की स्वतंत्रता, यानी जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं या लोक सेवा आयोग होता, उसको कार्य करने की कार्यपालिका से स्वतंत्र होता है वो, कि कार्यपालिका यानी सरकार उस पर किसी भी तरह का दबाव न बनाए, वो फ्री होकर काम करे, तो उसके पास क्या शक्तियां हैं कि वह स्वतंत्र हो। तो इसका अनुच्छेद 318 में उल्लेख है। स्वतंत्र वह कैसे होगा कि सरकार का उसमें कोई भी हस्तक्षेप न हो। तो सबसे पहली बात है कि अनुच्छेद 318 के अनुसार लोक सेवा आयोग, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, लोक सेवा आयोग चाहे वो यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, उसकी जो सदस्य संख्या होती है वो और उनकी सेवा की जो शर्तें होती, यानी उनकी जो सेवा शर्तें होती हैं, उनका निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल करता है। क्या करता है? राज्यपाल उसका निर्धारण करता है। और यूपीएससी के संबंध में कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ताकि कार्यपालिका को कोई बीच में दखल न हो, इसलिए राष्ट्रपति यूपीएससी का और राज्य लोक सेवा का राज्यपाल निर्धारण करता है कि कितने सदस्य होंगी और उनकी शर्तें, सेवा की क्या शर्तें होंगी, उनका निर्धारण राष्ट्रपति और राज्यपाल करते हैं। इसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट जो जरूरी बात यह है कि नियुक्ति के पश्चात, यानी किसी भी अध्यक्ष या सदस्य को एक बार किसी पद पर नियुक्त कर दिया जाता है, उसके पश्चात उसकी सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं हुआ, यानी उसकी जो सेवाएं हैं या उसके वेतन भत्ते हैं उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं कर सकते आप। क्या नहीं कर सकते? कमी नहीं कर सकते। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 319। क्या है? अनुच्छेद 319। 319 में क्या है कि जब कोई व्यक्ति आयोग का सदस्य न रहे या आयोग के अध्यक्ष पद पर न हो, तब वो यहाँ से पद मुक्ति के पश्चात कहाँ नियुक्ति का पात्र है, यानी आयोग का सदस्य न रहे तब वह किस पद पर नियुक्त किया जा सकता है, उसके बारे में कुछ संविधान में शर्तें हैं उसके लिए। और वो शर्तें क्या हैं? तो हम दोनों की बात करेंगे, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की भी और स्टेट पीसीएस की भी। तो जो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है यानी यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है, वह अपने पद से त्याग देने के पश्चात वह किसी भी पद पर भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, यानी रिटायर होने के बाद वो आराम करेगा, वो कहीं भी दोबारा नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। परंतु यूपीएससी का जो मेंबर होता है यानी जो सदस्य होते हैं, वो कहाँ नियुक्त हो सकते हैं अगर वो यूपीएससी के सदस्य न है? तो अगर वो सदस्य नहीं है तो सदस्य का कार्यकाल पूरा हो गया है तो उसके पश्चात वो अध्यक्ष बन सकते हैं यूपीएससी के। क्या बन सकते हैं? अध्यक्ष बन सकते हैं। और इसके अलावा वो किसी भी स्टेट पीसीएस यानी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, यानी यूपीएससी के मेंबर को यूपीएससी का अध्यक्ष बना सकते हैं आप, या किसी भी स्टेट पीसीएस का अध्यक्ष बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त वह कहीं भी नियुक्त नहीं किया जा सकता। अब अगली बात हम करेंगे स्टेट पीसीएस की। इसकी बात करेंगे राज्य लोक सेवा आयोग की, कि उसके अध्यक्ष और सदस्य कहाँ नियुक्त किए जा सकते हैं और कहाँ नहीं। यानी स्टेट पीसीएस का जो अध्यक्ष होता है राज्य लोक सेवा आयोग का, वो कहाँ नियुक्त किया जा सकता है? तो या तो वह यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है या वह यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, यानी मेंबर बन सकता है। वो केवल इन दो पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। इसके पश्चात स्टेट पीसीएस का जो कोई अध्यक्ष है
वो किसी अन्य स्टेट पीसीएस का भी अध्यक्ष हो सकता है। यानी आज आरपीएससी का कोई अध्यक्ष है तो कल क्या हो, हरियाणा में भी हरियाणा लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, यानी उसका स्थानांतरण हो सकता है। उसके बाद में जो राज्य लोक सेवा आयोग का जो सदस्य होता है उसको कहाँ कहाँ नियुक्त किया जा सकता है, तो उसकी बात करेंगे। तो उसको यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है, यानी अध्यक्ष और सदस्य दोनों पदों पर वो जा सकता है, या उसी लोक सेवा आयोग यानी जिस लोक सेवा आयोग में वो सदस्य है उसका अध्यक्ष बन सकता है, यानी उसका प्रमोशन हो सकता है। और अंतिम क्या है, किसी अन्य स्टेट पीसीएस का अध्यक्ष बन सकता है, यानी अगर कोई आरपीएससी का आज मेंबर है तो किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग यानी दूसरे राज्य लोक सेवा आयोग में वह अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। तो ये बहुत जरूरी, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब हम आगे बात करेंगे अनुच्छेद 320 की, जिसके अंदर क्या है, कार्यों का उल्लेख है, यानी आयोग के क्या कार्य होंगे अनुच्छेद 320 के अंदर। तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के कार्यों की बात करेंगे। तो यूपीएससी केंद्र के लिए यानी संघ के लिए भर्तियों का संचालन करेगा उच्च पदों पर अखिल भारतीय सेवाओं के लिए, यानी भारत सरकार के अधीन जो उच्च पद होते हैं जैसे आईएएस है, या भारत सरकार के अधीन किसी भी मंत्रालय में उच्च पद होते हैं, या किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित एग्जाम होते हैं, उनकी भर्तियों का संचालन करना और उनके पदों पर नियुक्ति करने का कार्य करेगा। इसी प्रकार अगर स्टेट पीसीएस है तो राज्य सेवाओं में क्या है, राज्य सेवाओं में उच्च पदों पर भर्तियों के लिए संचालन करेगा, जैसे आरपीएससी आरएस भर्ती का संचालन करती है, इस प्रकार से उच्च पदों पर। इसके अतिरिक्त जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्तियों का जो संचालन आरपीएससी करती है, तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए भर्तियों का संचालन करने का इनका प्रमुख कार्य होता है। अगला है, अगर दो या दो से अधिक राज्य यूपीएससी से अनुरोध करें, क्या करें, यूपीएससी से रिक्वेस्ट करें, तब राज्य सेवाओं की भर्तियों में राज्यों की मदद कर सकता है यूपीएससी। क्या कर सकता है, यूपीएससी राज्य सेवाओं की भर्तियों में राज्य की मदद कर सकता है। एक इनके दूसरे कार्य कौन से होते हैं, इनके दूसरे कार्य होते हैं परामर्श यानी सलाह देना। तो सलाह एक किस किस विषय पर यानी किन बिंदुओं पर ये सलाह दे सकते हैं, सरकार इनसे किन विषयों पर सलाह ले सकती है, तो उसकी बात करेंगे हम। पहला विषय है सिविल सेवाओं में भर्ती की प्रणाली, यानी जो भर्ती की जाती है सेवाओं राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा उच्च पदों पर, और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा केंद्र सरकार के अधीन जो उच्च पदों पर भर्ती की जाती है, उस भर्ती की प्रणाली या प्रोसेस क्या हो, क्या पद्धति अपनाई जाए, उसमें कोई फेरबदल करना हो, तो ऐसे विषयों पर यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग से सरकार सलाह ले सकती है। अगला बिंदु है सिविल सेवाओं में नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति, यानी प्रमोशन, ट्रांसफर और नियुक्ति के बारे में सलाह ले सकती है कि सरकार ऐसे अभ्यर्थियों को अगर कहीं नियुक्त कर रही है तो वो उस पद पर नियुक्ति के पात्र हैं या नहीं, उस योग्य हैं या नहीं, तो उनके बारे में भी सरकार लोक सेवा आयोग से सलाह या परामर्श ले सकती है। अगला बिंदु है भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी सिविल सेवकों पर प्रभाव डालने वाले विषय पर, यानी किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के सिविल सेवक हों या केंद्र सरकार के जो सिविल सेवक हैं, उनके संबंध में अगर कोई नियम या कानून सरकार बनाती है जिससे उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे विषयों के बारे में भी सरकार यूपीएससी और आरपीएससी से सलाह ले सकती है। अगला बिंदु है भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी सिविल सेवक के कार्य निष्पादन के दौरान खर्च की मांग करने पर, यानी अगर कोई भी आरएस या आईएएस अपने पद पर रहते हुए ऐसा कार्य करता है जिसके कारण
वह अपना जो कार्य निष्पादन करता है उसमें जो रुपए खर्च होते हैं और उस खर्चे की वो मांग करता है, तो वह खर्चा उसे दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, अगर दिए जाए तो कितना दिया जाना चाहिए, उसके बारे में परामर्श सरकार यूपीएससी और आरपीएससी से ले सकती है। और वो खर्च कहाँ से दिया जाएगा, संबंधित राज्य की संचित निधि से, या अगर सिविल सेवक केंद्र सरकार का है यानी आईएएस अधिकारी है तो भारत सरकार की संचित निधि से उसे वह खर्च भुगतान किया जाएगा। अगला बिंदु है कार्यों के विस्तार की शक्ति। क्या है, कार्यों के विस्तार की शक्ति। अनुच्छेद 321। अनुच्छेद 321 में प्रावधान है यानी उल्लेख है कि संसद यूपीएससी के संबंध में और राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में राज्य विधानमंडल अधिनियम बनाकर इनको किसी स्थानीय प्राधिकारी, किसी निगम के अधीन कोई अन्य कार्य भी सौंप सकती है, यानी इनका कार्य में विस्तार कर सकती है। ये शक्ति किसको है, तो यूपीएससी के संबंध में संसद को और राज्य लोक सेवा के संबंध में राज्य विधानमंडल को है कि वो कानून बनाकर इनको अतिरिक्त कार्य दे सकते हैं। अगला बिंदु है आयोग के व्यय, यानी आयोग के जो खर्चे होते हैं उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 322 में है। आयोग में जितने भी सदस्य होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उसके अध्यक्ष होते हैं या आयोग के अन्य खर्चे होते हैं जो कार्य निष्पादन के लिए, उन खर्चों को कहाँ से दिया जाएगा, यानी जो आरपीएससी का बजट है वो कहाँ से आएगा, तो उसकी बात करेंगे। तो यूपीएससी का जो पूर्ण खर्चा है वो केंद्र सरकार देती है। कौन देता है, केंद्र सरकार देती है। और राज्य लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी जो राजस्थान की है, तो राज्य आयोग है तो उसके लिए राज्य सरकार उसके व्यय यानी खर्चे, अध्यक्ष, सदस्यों व कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन, ये सभी के सभी उस राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा, जबकि यूपीएससी को केंद्र सरकार यानी भारत सरकार की संचित निधि से दिया जाएगा। और अगला और अंतिम बिंदु क्या है, आयोग का प्रतिवेदन या रिपोर्ट, यानी आयोग पूरे वर्ष के दौरान जो भी भर्तियां करता है, जो भी नियुक्तियां करता है, जिन परीक्षाओं का संचालन करता है या जो भी कार्य करता है उसकी रिपोर्ट प्रति वर्ष, अगर यूपीएससी है तो वो राष्ट्रपति को सौंपेगी, अगर किसी भी राज्य का लोक सेवा आयोग है तो उस राज्य के राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपेगी, तथा राष्ट्रपति संसद में उस रिपोर्ट को रखेगा तथा राज्यपाल उसे विधानमंडल के समक्ष पटल पर रखेगा कि पूरे वर्ष के दौरान राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा ये कार्य किए गए या इन भर्तियों का संचालन किया गया, यानी कार्य की रिपोर्ट का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 323 में है। तो इस प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में संविधान में अनुच्छेद 315 से लेकर 315 से 323 में एक एक बिंदु का वर्णन किया गया। गठन, नियुक्ति, कार्य, कार्यकाल, शक्तियां और हटाना, इस सभी की बात हो गई है। अब हम राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके ऊपर एक बार बात करते हैं, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से राजस्थान सरकार की एग्जाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आए भी, हम बताएंगे कौन से क्वेश्चन आए। जैसे आरपीएससी का गठन कब किया गया, तो आरपीएससी का गठन 20 अगस्त 1949 को किया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। और साथ ही साथ में ये भी पता होना चाहिए कि जब 20 अगस्त 1949 को आरपीएससी का गठन किया गया था तब कहाँ किया गया था, जयपुर में किया गया था। और इसके साथ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि राजस्थान के एकीकरण से पहले केवल 3 रियासतों में लोक सेवा आयोग थे, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। कहाँ, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर 3 ही रियासतों में थे, बाकी कहीं नहीं थे। अगली जो बात है वो है इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो आरपीएससी का जब गठन हुआ 20 अगस्त 1949 को, तो इसके प्रथम अध्यक्ष सर एस के घोष को नियुक्त किया गया और ये उस समय राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे। क्या थे, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे। फिर बाद में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, यानी इस समिति का गठन किया गया और इस समिति ने सिफारिश की कि आरपीएससी को
अजमेर में स्थानांतरित कर दिया जाए तो उसके बाद 1956 में इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया आरपीएससी को। तब से आज तक आरपीएससी अजमेर में संचालित है। अब इसकी वर्तमान संरचना की बात कर लें आरपीएससी की, तो वर्तमान में आरपीएससी में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं, यानी 1+7 इसकी संरचना है, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं। आगे की अगर हम बात करें कि आरपीएससी द्वारा सर्वप्रथम लिखित परीक्षा का आयोजन कब किया गया, तो आरपीएससी द्वारा सर्वप्रथम लिखित परीक्षा का आयोजन 1950-51 में किया गया। कब किया गया? 1950-51 में। अगला बिंदु है सर्वप्रथम समीक्षा परीक्षा का आयोजन कब किया गया, तो ये 1977 में किया गया। और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में 8 सितंबर 2024 को आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर जो संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि आरपीएससी के द्वारा सर्वप्रथम समीक्षा परीक्षा का आयोजन कब किया गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1977 में। सबसे लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन थे, तो सबसे लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष थे DS तिवारी, और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1951 से 1958 तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। अब आगे अब बात करेंगे आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष। क्या है? आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। पहले हैं SC सिंगारिया, दूसरे हैं HN मीना और तीसरे हैं RD सैनी। इन 3 व्यक्तियों को आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पहले ये कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। अब अगला बिंदु है आरपीएससी की महिला सदस्य अब तक कौन कौन रही, यानी महिला सदस्य कौन कौन रह चुके हैं आरपीएससी में, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आरपीएससी की महिला सदस्य रही कांता कथुरिया। कांता कथुरिया आरपीएससी की पहली महिला सदस्य रह चुकी हैं। उसके बाद में कमला भिल, उसके बाद में प्रकाशवती शर्मा, उसके बाद में श्रीमती दिव्या सिंह, उसके बाद में श्रीमती राजकुमारी गुज्जर। इनकी नियुक्ति तो 2016 में की गई थी। और नीचे जो लास्ट में 2 हैं, डॉक्टर संगीता आर्य और डॉक्टर मंजू शर्मा। कौन है? डॉक्टर संगीता आर्य और डॉक्टर मंजू शर्मा। इन दोनों की नियुक्ति तो 2020 में ही की गई थी। तो ये अब तक की आरपीएससी की महिला सदस्य रह चुकी हैं। ये आपको बहुत जरूरी है पता होना चाहिए। तो इस प्रकार आरपीएससी का ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।